तो आज के वीडियो में हम फाइनल डिविडेंड के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अपन ने इंटरिम डिविडेंड का पूरा कवर कर लिया था कि कौन डिक्लेयर करता है, क्या सोर्सेज होते हैं ऑफ पेमेंट और कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। इंटरिम डिविडेंड का पूरा पोर्शन अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन फाइनल डिविडेंड के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों ही डिविडेंड्स के बारे में हमें सेक्शन 123 में दे रखा है। तो अपन ने पिछली क्लास में सेक्शन 123 का सबसेक्शन 3 जो कि इंटरिम डिविडेंड के बारे में बात करता है उसका वो पूरा पढ़ लिया था। आज अपन फाइनल डिविडेंड वाला पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी सेक्शन 123 ही है पर अपन आज उसमें फाइनल डिविडेंड वाला पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले अपन को देखना है टाइप्स ऑफ डिविडेंड क्या होते हैं। फाइनल डिविडेंड होता है और एक इंटरिम डिविडेंड होता है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड अपन ने देख ही लिया था पिछली क्लास में, डिक्लेयर कौन करता है, बोर्ड करता है। पर फाइनल डिविडेंड कौन डिक्लेयर करता है, मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं। मेंबर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना वो यहाँ पे सिर्फ रिकमेंडेशन का काम करते हैं कि हाँ जैसे सपोज 10% डिविडेंड उनको डिक्लेयर करना है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो एजीएम में ये रखेंगे कि प्रपोजल कि हाँ हमें इतना डिविडेंड डिक्लेयर करना है इस साल, और जो मेंबर्स होंगे वो ओआर पास करके उसका अप्रूवल देंगे। तो यहाँ पे ऐसी चीजें वर्क करेंगी। इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टली बोर्ड डिक्लेयर कर देंगे और फाइनल डिविडेंड में ऐसे काम हुआ, ठीक है। नाउ सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 जो कि बात करता है सोर्सेज ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब यहाँ पे फाइनल डिविडेंड की बारे में बात हो रही है। सोर्सेज ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड अपन ने इंटरिम डिविडेंड भी पढ़ा था, तो इन दोनों को कंफ्यूज मत हो जाना इन दोनों में। वो वाला पूरा पोर्शन इंटरिम डिविडेंड के सोर्सेज, कौन डिक्लेयर कर सकता है, कितना हो सकता है, ये अपन ने सारा एक ही सबसेक्शन में पढ़ लिया था जो कि था सबसेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 123 का सबसेक्शन 3 था वो, पर यहाँ पे फाइनल डिविडेंड के बारे में बात हो रही है सिर्फ, ओके। नाउ सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 1 क्या बोलता है, प्रॉफिट्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अपन क्या यूज कर सकते हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स आफ्टर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये काफी सिंपल सा था कि अपन इस साल का जो प्रॉफिट है वो यूज कर सकते हैं। क्लॉज बी क्या बोलता है, प्रॉफिट्स ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। वही अपन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के भी प्रॉफिट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, पर पहले डेप्रिसिएशन अपन को उस पर लगाना होगा। एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये क्या बात हुई, ये वो वाला है फ्री रिजर्व वाला। ये अपन इसके रिस्पेक्ट में आगे जाके एक प्रोवाइजो है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उस पे ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, ठीक है। उसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, क्योंकि ये जो पैसा है वो देखो पिछले साल का प्रॉफिट है, ठीक है। तो पिछले साल का जो प्रॉफिट होगा वो कंपनी ने कुछ परसेंटेज फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया होगा, ठीक है। अब अपन को इस साल डिविडेंड ले देना है, पर अपन को फ्री रिजर्व का पैसा यूज करना है, तो अपन को कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं इसके प्रोवाइजो में जो कि अपन को ध्यान में रखने पड़ेंगे वाइल कैलकुलेटिंग वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड, ठीक है। कि अपन उसके हिसाब से ही डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, अगर अपन पिछले साल का प्रॉफिट यूज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट दे रखा है बोथ ऑफ अबव, मतलब अपन इस साल का भी यूज कर सकते हैं और पिछले साल का भी प्रॉफिट यूज कर सकते हैं। डी दे रखा है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अपन को गारंटी दे रखी है तो अपन वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चार नॉर्मल अपन को सोर्सेज याद रखने हैं। फर्स्ट करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट, या फिर तीसरा दोनों, या फिर फोर्थ कोई भी सीजी या एसजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपन को गारंटी प्रोवाइड है तो वो अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने प्रोवाइजो, चालू हो जाते हैं यहीं पे। प्रोवाइडेड दैट इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग नोशनल गेन unrealized gain on revaluation of assets shall not be considered, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि भाई जब प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे ना तो इसमें रिवैल्यूएशन गेन या फिर ऐसा कोई सा भी नोशनल गेन आपको नहीं लेना है। सपोज बिल्डिंग की आपकी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है पर वो अपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला, पर अपन वो कोई रियल प्रॉफिट तो अपन को हुआ नहीं, तो अपन को वो यूज नहीं लेना है, मतलब उसमें वो ऐड नहीं करना है when you will compute the profit for the purpose of this section, ठीक है। Now a company may voluntarily transfer any amount to reserves as it may deem fit before declaration of dividend। तो कंपनी क्या करेगी, जो उसको सही लगता है वो
परसेंटेज का अमाउंट वो डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले फ्री रिजर्व में डाल सकती है। ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे। जैसे सपोज करंट फाइनेंशियल ईयर में अपन को प्रॉफिट हुआ, तो अपन है ना कुछ अमाउंट डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अपन फ्री रिजर्व में डाल सकते हैं। तो ये भी तो यही है कि पिछले साल कोई अमाउंट था जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी अपन ने यूज ही नहीं करा, उसको डायरेक्ट फ्री रिजर्व में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि आप कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कोई सा भी अमाउंट वो फ्री रिजर्व में डाल सकती है। ओके, now no company shall declare dividend unless carried over previous losses and depreciation not provided in previous year or year are set up against profit of the company for the current year। ठीक है, तो आपने क्या करा, आपको डिक्लेयर मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अपन को डिप्रिसिएशन तो देना ही देना है। ठीक है, डिप्रिसिएशन उस पर लगाना है, पर आपका जो प्रीवियस ईयर का कोई लॉस पड़ा हुआ है तो आपको वो भी सेट ऑफ करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ पैसा बचता है, कुछ प्रॉफिट बचता है, तो उसमें से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात होती है। ठीक है, ओनली फ्री रिजर्व्स एंड नो अदर रिजर्व्स आर टू बी यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो आप सिर्फ फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो फॉर द डिक्लेरेशन, फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आप और कोई सा भी रिवैल्यूएशन रिजर्व या फिर कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये सब यूज नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेक्शन 123 सबसेक्शन 2 डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है। डेप्रिसिएशन आपको कैसे प्रोवाइड करना है, एज पर शेड्यूल 2। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैन बी प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल 2। कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 2 है, उसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है सेक्शन 123 सबसेक्शन 4। अब यहाँ पे डायरेक्ट सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 क्यों आ गए, तो अपन इंटरिम डिविडेंड सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 पहले ही पढ़ लिया है पिछली क्लास। ठीक है, डिपॉजिट इन सेपरेट अकाउंट। ठीक है, the amount of dividend including interim dividend shall be deposited in a scheduled bank in a separate account within 5 days from the date of declaration of such dividend। तो आपको क्या करना है, आपने डिक्लेयर करा डिविडेंड, उसके 5 दिन के बाद, मतलब उसके 5 दिन आपने इस सपोज एक डेट पे डिक्लेयर करा डिविडेंड। ठीक है, उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करा देना है, एक सेपरेट अकाउंट, एक एस्क्रो अकाउंट खोलना है एक शेड्यूल्ड बैंक में, और उसमें आपका वो डिविडेंड का पैसा पूरा जमा करा देना है। क्यों कराना है, क्योंकि ताकि वो अमाउंट कहीं और यूज ना हो, वो डिविडेंड के लिए यूज हो। दैट्स वाई आपको ये क्या करना है, विद इन 5 डेज आपको ये जमा करा देना है। नेक्स्ट सेक्शन 123 सबसेक्शन 5 पेमेंट टू रजिस्टर्ड होल्डर। क्या करना है, डिविडेंड कैन बी पेड टू द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ सच शेयर और टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर। ठीक है, डिविडेंड आप उस शेयर होल्डर को दे सकते हो, उसके ऑर्डर पे किसी और को दे सकते हो। ठीक है, या फिर उसके बैंकर या फिर उस बैंक में, कुछ भी जो वो बोले उसमें दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 123 सबसेक्शन 6 नो डिविडेंड इन डिफॉल्ट। ठीक है, a company which fails to comply with the provisions of the section 73 and 74, ये याद है 73 and 74, ये डिपॉजिट्स वाले सेक्शन। ठीक है, तो इन सेक्शंस का अगर डिफॉल्ट करती है कंपनी तो क्या करेगी, वो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं कर सकती, और इक्विटी शेयर्स वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपको डिपॉजिट वाले सेक्शंस का डिफॉल्ट नहीं करना है। सेक्शन 73 कौन सा था, सेक्शन 73 था डिपॉजिट अपन मेंबर से जब एक्सेप्ट करते हैं, और 74 था पेनल्टी वाला। तो इनमें अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। नाउ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ गया अपना आज का। प्रोवाइजर टू सेक्शन 1 टू सेक्शन 123 सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी जो मैंने आपको बताया था, फ्री रिजर्व वाला, वैसे अपन ऐसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस अपन को रूल 3 में दी गई है। ठीक है, कि अपन कैसे कैसे इस रिजर्व का पैसा यूज कर सकते हैं, ये रूल 3 में दे रखा है अपन को। तो ये प्रोवाइजर है सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी का। ठीक है, रूल 3 में दी गई है अपन को रिस्ट्रिक्शंस। क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड कैन नॉट एक्सीड एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, अगर आपने पिछले लास्ट 3 ईयर्स में कोई डिविडेंड डिक्लेयर करा है और आप इस साल में फ्री रिजर्व्स का पैसा यूज करना चाह रहे हो, मींस आप पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स को यूज करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मतलब पिछले 3 साल में जो आपने डिविडेंड की रेट थी उनको लो, उनका एवरेज करो, उससे ज्यादा आप डिविडेंड की रेट नहीं रख सकते।
ठीक है, अपन ने पिछली क्लास में शायद इंटरिम डिविडेंड वाली में ऐसा कुछ क्वेश्चन भी करा था, तो ये सेम टू सेम इंटरिम डिविडेंड वाली चीज है। ठीक है, उसमें था इन केस ऑफ लॉस, तो ये भी एक तरह से इन केस ऑफ लॉस ही है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें अपन दोनों यूज कर सकते हैं। पर हाँ चलो ठीक है, अमाउंट टू बी ड्रॉन नॉट टू एक्सीड 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। क्या भाई, जो आप अमाउंट निकालोगे ना फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड, वो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स के ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्रॉन, सबसे पहले जो आप अमाउंट निकालोगे ना उससे करंट ईयर का अगर आपका लॉस है तो वो सेट ऑफ करना है पहले। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ रिजर्व्स नॉट टू फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आफ्टर विड्रॉल। तो आप जब पैसा निकालोगे ना तो उसके बाद जो पेड अप शेयर कैपिटल का जो बैलेंस है, ठीक है, सॉरी जो रिजर्व्स का बैलेंस है वो पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली जो लिमिट्स हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, अपन को रट लेंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो वी नीड टू जस्ट लर्न इट। तो देखो फर्स्ट क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड। भाई अगर आपने लास्ट 3 सालों में कोई डिविडेंड डिक्लेयर करा है तो उनका अपन को एवरेज लेना है, उससे ज्यादा अपना रेट ऑफ डिविडेंड नहीं हो सकता। सेकंड क्या था, अमाउंट टू बी ड्रॉन, क्या है, नॉट टू एक्सीड 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। जो आप अमाउंट निकालोगे फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड वो 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट क्या होगा, सबसे पहले आप लॉसेस सेट ऑफ करोगे, उसके बाद आप डिविडेंड के लिए जो बचेगा वो पैसा दोगे। ठीक है, बैलेंस ऑफ रिजर्व्स क्या है, अपन ने डिविडेंड के लिए पैसा निकाल लिया, उसके बाद रिजर्व में कितना बैलेंस बचा होना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, कोई बात नहीं, अपन इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो भी अपन ने आज पढ़ा उसका सारा क्वेश्चंस करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो पे, तो इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ सेक्शन 123, इसकी लाइन कैसे गायब होगी, कोई बात नहीं, चलो सेक्शन 123 में अपन ने क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा एक बार रैप अप करते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 में अपन ने पढ़ा सोर्सेज ऑफ पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड। ठीक है, अपन ने आज ही पढ़ा है ये। सेक्शन 123 सबसेक्शन क्या क्या पढ़ा है इसमें, ये भी रिकॉल कर लेते हैं। इसमें अपन ने पढ़ा भाई करंट फाइनेंशियल ईयर का अपन प्रॉफिट यूज कर सकते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट यूज कर सकते हैं अपन आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यानी फ्री रिजर्व्स वाला पैसा। ठीक है, पर इसमें अपन ने जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो अपन ने अभी जो प्रोवाइजो पढ़ा उसमें पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट अपन दोनों यूज कर सकते हैं। या फिर फोर्थ अपन ने क्या देखा कि अपन को कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो अपन वो भी यूज कर सकते हैं। सेक्शन 123 सबसेक्शन 2 क्या था, डिप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, कि एज पर शेड्यूल 2 आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और फिर आपको डिप्रिसिएशन उस पर प्रोवाइड करना है, तो उसके बाद ही जो प्रॉफिट बचेगा वो आपका डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हो। सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 में अपन ने पिछली क्लास में इंटरिम डिविडेंड पे काफी डिटेल्ड विद क्वेश्चंस पूरा डिस्कशन करा था। सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, डिपॉजिट इन सेपरेट अकाउंट। भाई आपको आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट में वो पैसा भेजना है। ठीक है, सेक्शन 123 सबसेक्शन 5 क्या था, पेमेंट टू रजिस्टर्ड होल्डर। पेमेंट टू रजिस्टर्ड होल्डर था ना कि जो शेयर होल्डर होगा उसके अकाउंट में पैसा जाएगा या फिर वो उसके ऑर्डर पे किसी और के में भी जा सकता है, मतलब कंपनी उसके ऑर्डर के हिसाब से देख लेंगे। सेक्शन 123 सबसेक्शन 6 क्या है, नो डिविडेंड इन डिफॉल्ट। अगर आप डिपॉजिट वाले सेक्शंस का डिफॉल्ट करते हो सेक्शन 73 या 74 तो आपको डिविडेंड पे डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप डिविडेंड इक्विटी शेयर्स मतलब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, नॉर्मली आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सच में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको देखते हैं। डिविडेंड इज नॉट अ लायबिलिटी अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो डिविडेंड एक लायबिलिटी नहीं है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ या फिर अगर लॉस हुआ है तो भी अगर कंपनी करना चाहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर रिकमेंड करते हैं तो ही डिविडेंड डिक्लेयर हो सकता है। अगर उन्होंने करा ही नहीं है तो ये उनकी लायबिलिटी नहीं है। शेयर होल्डर्स ये बोले नहीं आ जाएंगे नहीं यार तुमने हमें डिविडेंड नहीं दिया इस साल, नो इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड कैन नॉट बी
रिवोक्ड। पर अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, सपोज आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया एजीएम पे, ठीक है, और अब आप बोल रहे हो कि नहीं हमें तो डिविडेंड नहीं देना, ऐसा नहीं हो सकता। वंस डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, ठीक है। Now, dividend is declared as a proportion of nominal और face value of share। ये तो आपको पता ही होगा, अपन ने काफी क्वेश्चंस कर रहे होंगे कभी एसएफएम वगैरह में, काफी सब्जेक्ट्स में, कि जो डिविडेंड होता है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। जैसे 100 रुपए का फेस वैल्यू है और 10% का डिविडेंड है तो 10 रुपए हो जाएंगे डिविडेंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मेंबर्स में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेंबर्स में रिड्यूस रेट और अमाउंट रिकमेंडेड बाय बोर्ड बट दे कैन नॉट इंक्रीज इट, ठीक है। तो जब वीडियो पढ़ने स्टार्ट करा था उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है सिर्फ रिकमेंड करता है फाइनल डिविडेंड का रेट, ठीक है, और जो मेंबर्स होते हैं वो उसको अप्रूव करते हैं इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग ओआर, ठीक है। तो जो मेंबर्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, रेट को रिड्यूस या फिर डिविडेंड का अमाउंट या फिर रेट उसको रिड्यूस करवा सकते हैं। चलो जैसे बोर्ड ने डिक्लेयर करा, बोर्ड ने रिकमेंड करा 10%, तो वो बोलेंगे नहीं यार हमें 7% चलेगा, तुम बाकी 3% डेवलपमेंट में लगाओ, ठीक है, वो ऐसा बोल सकते हैं। पर वो ऐसा नहीं बोल सकते यार तुम तो हमें 10% ही दे रहे हो, तुम हमें 12% दो, हमें तो 12% चाहिए। नो, दे कैन नॉट इंक्रीज इट, ठीक है। या तो वो रिड्यूस कर सकते हैं या फिर वो जो अमाउंट है जो रिकमेंड करा गया उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड मस्ट बी पेड विद इन 30 डेज, ठीक है। तो जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर करा है वो 30 डेज में पे हो जाना चाहिए। चलो अब देखते हैं, डिविडेंड आपने किसी डेट पे डिक्लेयर करा, उसके 5 दिन के अंदर अंदर आपको एक एस्क्रो अकाउंट में इसको भेज देना है, ठीक है। उसके डिविडेंड डिक्लेयर करा उसके 30 दिन में आपको पे भी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज समझना है, यहाँ से 30 दिन नहीं है, ये यहाँ से 30 दिन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ये अगले वीडियो में अपन सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। इस सेक्शन में अपन ने जो जो पढ़ा उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं केवल अपन, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा अगर आपको प्रैक्टिकल भी देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।